स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी क्या होते हैं, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ये आपके विभिन्न जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, नेट का जो फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर जो इकोनॉमिक्स का होता है, उस दोनों टॉपिक में दोनों पेपर के लिए एक तरह से ये हमारा जो टॉपिक है वो एक तरह से बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा बहुत सारे और भी जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं, उनके लिए भी ये जो टॉपिक है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, सतत विकास लक्ष्यों की अगर हम बात करें, इसका मीनिंग क्या होता है। सतत विकास लक्ष्य का मतलब क्या हो गया, ऐसे लक्ष्य जो सार्वभौमिक या हम कह सकते हैं सभी देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गरीबी को दूर करने से संबंधित हैं, या पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ताकि लोगों का जो जीवन है वो एक तरह से शांतिपूर्ण तरीके से, उसमें एक तरह से समृद्धि का एहसास हो। इस प्रकार का मतलब लोग एक तरह से शांतिपूर्ण जीवन है, समृद्धि है, उसका आनंद ले सकें। इस प्रकार के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उन लक्ष्यों को एक तरह से क्या कहा जाता है, सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है। सतत विकास लक्ष्य का मतलब क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ग्लोबल गोल हम इनको कह सकते हैं, जो इसके सदस्य देश हैं, सदस्य देशों के द्वारा कुछ ऐसे लक्ष्य अपनाए गए हैं जिनके द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गरीबी को दूर करने में सहायता मिलती है, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने में सहायता मिलती है, या लोगों का जो जीवन है वो एक तरह से आनंदमय हो सके, शांतिपूर्वक और समृद्धि से वो जीवन का आनंद ले सके। इसके लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनको एक तरह से क्या कहा जाता है, सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है। और संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश हैं, उनके द्वारा इन लक्ष्यों को अपनाया गया है। शॉर्ट में अगर हम देखें, सतत विकास लक्ष्य का मतलब क्या हो गया, व्यक्ति मानव जीवन का विकास करने के साथ साथ में जो पर्यावरण की सुरक्षा है उनका भी हम ध्यान रखें। तो पर्यावरण की सुरक्षा के साथ में मानव विकास करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल लेवल पर कुछ गोल, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं को एक तरह से हम क्या कहते हैं, सतत विकास लक्ष्य कहते हैं। अब ये गोल, ये लक्ष्य कौन कौन से निर्धारित किए गए हैं, उनको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सतत विकास लक्ष्य जो हैं उसके लिए संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक हुई थी 2015 में। कहाँ पे हुई थी, न्यूयॉर्क में। 25 से 27 सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में अगले 15 वर्षों के लिए, ठीक है, अगले 15 वर्षों का मतलब क्या हो गया, 2016 से 2030 की अवधि के लिए कुछ लक्ष्य, कुछ टारगेट, कुछ नेशनल इंडिकेटर थे, उनको एक तरह से तय किया गया था, जो इन सदस्य देशों के द्वारा अपनाना था। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब हम 2015 से पहले की अगर हम बात करें, तो सन 2000 की अगर बात की जाए, तो 2000 से 2015 तक की जो अवधि है, उसके लिए जो गोल्स थे उनको एक तरह से क्या कहा जाता है, एमडीजीज, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहा जाता है। इनकी जो समयावधि थी वो क्या थी, 2000 से लेकर 2015 के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों का विकास करने के लिए 2000 से 2015 की अवधि के लिए एमडीजीज, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो थे वो एक तरह से प्रचलित थे। और इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 8 गोल, 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और 18 टारगेट थे। लेकिन इनकी जो समयावधि थी, एमडीजी की जो समयावधि थी, वो 2015 में समाप्त हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में 2015 के बाद में अगले 15 वर्षों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, ग्लोबल गोल जो थे वो निर्धारित किए गए थे, ताकि विभिन्न जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में एक तरह से सहायता मिले और लोगों का जो जीवन है वो एक तरह से सरलता के साथ में आसानी से आनंदमय तरीके से व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो इसके लिए कुछ लक्ष्य जो है वो निर्धारित किए गए थे। और देखिए, ये जो बैठक हुई थी, उस बैठक में 193 देशों ने भाग लिया था। अब देखिए, जो एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है कि सतत विकास लक्ष्य के लिए बैठक जो है वो कहाँ पे हुई थी, न्यूयॉर्क में। कब हुई थी, सितंबर 2015 में।
कितने देशों ने भाग लिया था? 193 देशों ने भाग लिया। इसमें कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? 17। ठीक है, 2015 की जो बैठक हुई थी उसमें 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। टारगेट्स कितने थे? 169 टारगेट्स निर्धारित किए गए थे। और नेशनल इंडिकेटर कितने थे? 306। तो इन सभी के आधार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न जो लक्ष्य थे उनको प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया था इनको। और इस सम्मेलन की थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड द 2030 द एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2030 के लिए सतत विकास के लिए एजेंडा निर्धारित करना एक तरह से इस सम्मेलन का थीम था। अब देखिए 2030 का जो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का जो एजेंडा था उसमें कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? 17 विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिनको 2030 तक प्राप्त करना था। तो वो कौन कौन से लक्ष्य थे उनको हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहला जो लक्ष्य था वो क्या था? नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए। दूसरा लक्ष्य जो था वो एक तरह से क्या था? नो हंगर, मतलब जो भूखमरी की समस्या है वो नहीं होने चाहिए। तीसरा हमारा है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुड हेल्थ एंड वेलफेयर। चौथा हमारा जो था फोर्थ वो कौन सा था? क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा है लैंगिक समानता, जेंडर इक्विलिटी की जो बात की गई थी। छठा जो हमारा लक्ष्य था वो क्या था? स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। फिर सातवां जो गोल था वो कौन सा था? सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है, अच्छी जो एनर्जी है वो मिल जाए। फिर उसके बाद में आठवां जो लक्ष्य था वो कौन सा था? बेहतर कार्य, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का जो लक्ष्य था वो रखा गया था। फिर नौवां जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो था उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी बात की गई थी। 10वां जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो कौन सा था? असमानता में कमी, रिडक्शन इन इनइक्विलिटी। 11वां जो हमारा लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो था क्लीन सिटी, मतलब एक तरह से सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी, सतत शहर और समुदाय से संबंधित था। ठीक है, इनको हम आगे एक एक बार और देखेंगे। फिर 13वां जो लक्ष्य था वो उससे पहले 12वां जो लक्ष्य था वो एक तरह से कौन सा था? उपभोग और उत्पादन से संबंधित था, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड था। उसके बाद में 13वां जो हमारा था वो था क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। 14वां 14 जो लक्ष्य था वो एक तरह से पानी के नीचे जीवन, जो समुद्री जीवन है, लाइफ बिलो वाटर, इससे संबंधित था। 15वां जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो था जमीन पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड, उनसे संबंधित था। 16वां जो लक्ष्य था वो एक तरह से शांति, न्याय और मजबूत संस्थाओं के लिए था, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और 17वां जो लक्ष्य था वो कौन सा था? पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये 17 लक्ष्य जो थे वो संयुक्त राष्ट्र के इस एजेंडे में 2015 की बैठक में 2016 से 2030 की अवधि के लिए निर्धारित किए गए थे। अब देखिए इनको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि जो प्रथम लक्ष्य था, आपको सारे क्रम से याद रखना है कि पहला लक्ष्य कौन सा था, दूसरा लक्ष्य कौन सा था, तीसरा लक्ष्य कौन सा था। एग्जाम में से पूछे जाते हैं कि पहला लक्ष्य बताइए, पांचवा कौन सा था, आठवां कौन सा था, इस तरीके से। तो जो फर्स्ट गोल था, प्रथम लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था? गरीबी के सभी रूपों की एक तरह से पूरे विश्व से समाप्ति, पूरे विश्व में जो गरीबी की समस्या है, पॉवर्टी की जो समस्या है उसको एक तरह से दूर करना। दूसरा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया वो था भूख की समाप्ति, जो भूखमरी की समस्या है, जीरो हंगर, भूखमरी की जो समस्या है उसकी समाप्ति करना, लोगों को खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण मिल सके इसके लिए प्रयास करना। साथ ही साथ जो टिकाऊ कृषि है उसको एक तरह से बढ़ावा देना। ठीक है, तो इस तरीके से ये दूसरा लक्ष्य जो था वो निर्धारित किया गया था। उसके बाद में तीसरा लक्ष्य जो अच्छे हेल्थ और वेलफेयर से रिलेटेड था, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा। देखिए तीसरा कौन सा था? स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने से संबंधित था, मतलब लोगों को जो हेल्थ फैसिलिटी मिलती हैं उनका स्वास्थ्य किस प्रकार का हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, उनसे संबंधित था। उनका जो जीवन है वो स्वस्थ जीवन एक तरह से बन सके, उनके कल्याण में एक तरह से वृद्धि हो सके, उनसे संबंधित था।
चौथा लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था वो था समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई थी कि लोगों को एक तरह से क्वालिटी एजुकेशन मिले, उनको सीखने का, एक तरह से सभी लोगों को सीखने का अवसर मिल सके, इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके बाद में पांचवें लक्ष्य की अगर हम बात करें, जेंडर इक्विलिटी, लैंगिक समानता की बात की गई है कि महिलाओं और लड़कियों को एक तरह से सशक्त बनाने की बात की गई है। उसके बाद में छठा जो लक्ष्य था वो स्वच्छ जल और स्वच्छता, जो क्लीन वाटर और सैनिटेशन से रिलेटेड था कि सभी लोगों के लिए स्वच्छ पानी एक तरह से मिल सके, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, इसके लिए सभी देशों के द्वारा प्रयास किए जाएंगे। उसके बाद में सस्ती और स्वस्थ ऊर्जा की बात की गई थी। तो सातवां लक्ष्य कौन सा था? सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा की जो पहुंच है वो सभी लोगों तक एक तरह से हो सके, सभी देशों तक एक तरह से ये पहुंच सके। आठवां लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था वो था सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास करना, पूर्ण और उत्पादक रोजगार मिले, बेहतर कार्य को बढ़ावा मिले। आठवां जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो कौन सा था? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है, उसमें एक तरह से विकास करना ताकि जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया है उसको एक तरह से बढ़ावा मिले। तो लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की बात की गई है। फिर 10वां जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था का विभिन्न देशों के बीच में या विभिन्न देशों में जो असमानता है, इनइक्विलिटी है, उसको एक तरह से कम करना, असमानता में कमी लाना। उसके बाद में 11वां जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव समुदाय का निर्माण करना। उसके बाद में 12वां लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था वो था स्थायी उपभोग और उत्पादन पैटर्न को एक तरह से सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। कि आज अगर हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन से जो मौसम थे उसमें एक तरह से क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो विभिन्न देशों के द्वारा इसके लिए एक तरह से प्रयास करना। फिर स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और एक तरह से उपयोग करना, मतलब जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है उसको एक तरह से बनाए रखना। फिर 15वां जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो था कि सतत उपभोग को बढ़ावा देने के लिए स्थलीय पारिस्थितिक प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने के लिए प्रयास करना। जिस तरीके से समुद्री जल जीवन को बढ़ावा देने की बात की गई है उसी तरीके से जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हैं उनमें भी एक तरह से सुधार की बात की गई है। फिर 16वां जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो था सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी संस्थाओं को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी जवाबदेही बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। और 17वां था कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक साझेदारी को एक तरह से मजबूत बनाना, वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के लिए जो भी साधन उनको एक तरह से मजबूत बनाना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति करने में एक तरह से आसानी हो। तो ये एक तरह से 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसके लिए जो संस्था कार्य करती। अब देखिए यूएनडीपी की भूमिका की अगर बात की जाए तो ये जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे 2016 से 2030 के लिए, तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी इसके सदस्य देश हैं 15 सालों के लिए ये जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, इन लक्ष्यों की प्राप्ति का कार्य करने वाली जो संस्था हैं, मतलब इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है इसके ऊपर निगरानी रखने का जो कार्य वो किसके द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन पर निगरानी करने का कार्य कौन करता है? यूएनडीपी के द्वारा इसका निगरानी रखने का कार्य किया जाता है। मतलब सभी देशों के द्वारा जो लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं उसके लिए उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं उनकी निगरानी करने का कार्य यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। तो यूएनडीपी मुख्य रूप से इन लक्ष्यों में जैसे कि गरीबी को समाप्त करना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसको प्रोत्साहन देना, पर्यावरण परिवर्तन और आपदा परिवर्तन के जो कार्य होते हैं और अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक समानता है उसकी दूर करने के लिए, उसमें कमी लाने के लिए एक तरह से प्रयास करती हैं। ये एक तरह से यूएनडीपी के प्रमुख लक्ष्य हैं। और अगर हम एसडीजी के साथ में भारत की अगर हम बात कर रहे हैं
तो दिसंबर 2019 में भारत ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया था। भारत इस प्रकार का जो सूचकांक है वो जारी करने वाला पहला देश है। और ये जो सूचकांक है वो किसने जारी किए हैं? नीति आयोग ने। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में एसडीजी सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग के द्वारा कौन कौन सी संस्था इनको सहयोग प्रदान करती हैं? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की भारतीय शाखा है जो इसको मदद करती हैं। और तीसरी एक और संस्था है वैश्विक हरित विकास संस्थान, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूशन, GGI। ये तीनों संस्थाएं जो हैं वो नीति आयोग को सहयोग करती हैं। और इन्हीं के सहयोग के आधार पर नीति आयोग क्या करता है? एसडीजी इंडेक्स जो है वो एक तरह से जारी करता है। तो भारत में सतत विकास लक्ष्य के जो इंडेक्स हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? नीति आयोग के द्वारा। अब देखिए नीति आयोग के द्वारा 2019-20 की जो रिपोर्ट पेश की गई है, जो सूचकांक तैयार किए गए हैं, तो उसमें जो यूएन के 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उनमें से 16 लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया है। जो अंतिम लक्ष्य जो था कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो साझेदारी की बात की गई थी, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, उस लक्ष्य के अलावा बाकी 16 लक्ष्यों को सम्मिलित करते हुए 2019 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जो सूचकांक है वो प्रकाशित किए हैं। और उस सूचकांक में 0 से लेकर 100 अंक जो हैं वो विभिन्न लक्ष्यों के लिए दिए जाते हैं। जो 16 लक्ष्य नीति आयोग ने अपनाए हैं उनको प्राप्त करने के लिए, उनका आकलन करने के लिए विभिन्न राज्य स्तर पर उनको कुछ अंक प्रदान किए गए। ठीक है, वो अंक किस प्रकार प्रदान किए गए हैं? 0 से लेकर 100 के बीच में। जिनको मतलब 50 से कम अंक मिले, मतलब 0 से लेकर 49 तक अंक मिले हैं, उनको एक तरह से महत्वाकांक्षी एस्पायरेंट की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। फिर जिनको अंक 50 से लेकर 64 तक के मिलते हैं उनको एक तरह से प्रदर्शक परफॉर्मर की श्रेणी में रखा गया है। उसी तरीके से जिनको अंक 65 से लेकर 99 तक मिलते हैं किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उनको फ्रंट रनर प्रबल दावेदार की श्रेणी में रखा जाता है। और जिसको 100 में से 100 अंक मिलते हैं उनको एक तरह से सफल या साधक, अचीवर हम कह सकते हैं, उपलब्धि को हासिल करने वाला कह सकते हैं, उस श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिए जो नीति आयोग है उनके द्वारा 2019-20 के लिए जो इंडेक्स जारी किए गए हैं, उस इंडेक्स में जो केरल हैं वो प्रथम स्थान पर हैं। और केरल को 100 में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं? 70। ठीक है, 70 अंक है। इसका मतलब वो प्रबल दावेदार जो फ्रंट रनर है उसकी श्रेणी में आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2019-20 के जो सूचकांक एसडीजी सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं उसमें प्रथम राज्यों की अगर बात की जाए तो उसके प्रथम स्थान पर कौन है? केरल। दूसरे स्थान पर कौन है? हिमाचल प्रदेश, जिसको कितने अंक मिले हैं? 69। और तीसरे स्थान पर कौन है? 3 राज्य हैं सम्मिलित रूप से, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। इन तीनों राज्यों को कितने कितने अंक मिले हैं? 67। और इस सूची में, इस इंडेक्स में सबसे निचले स्थान पर जो है वो एक तरह से कौन है? बिहार है। ठीक है, बिहार को कितने अंक मिले हैं? 50 अंक मिले हैं। ठीक है, सभी लक्ष्यों का हम सम्मिलित एवरेज की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले स्थान पर कौन है राज्यों में? केरल। इसी तरीके से अगर इन राज्यों में सबसे अधिक सुधार की बात की जाए, ठीक है, 2019 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें सबसे अधिक सुधार करने वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं? एक तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा ओडिशा और तीसरा है सिक्किम। तो पिछले वर्ष मतलब 2018 की तुलना में 2019 का जो सूचकांक आया है उसमें 3 राज्य उत्तर प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम, इन्होंने अपने प्रदर्शन में सबसे ज्यादा सुधार किया है। ये तो हो गई राज्यों की बात। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी अगर बात की जाए तो उसमें इन सूचकांकों में इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर कौन है? चंडीगढ़। दूसरे स्थान पर पांडिचेरी और तीसरे स्थान पर कौन है? दादरा नागर हवेली। और अंतिम स्थान पर जो अभी केंद्र शासित प्रदेश बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वो सबसे निचले स्तर पर हैं। तो देखिए राज्यों की अगर बात की जाए तो राज्यों में इस इंडेक्स में सबसे ऊपर स्थान पर कौन है? केरल।
जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यूटी, उनमें सबसे पहले स्थान पर कौन है? चंडीगढ़। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो सूचकांक, इसमें जो विभिन्न लक्ष्य थे, गरीबी, भूखमरी, अच्छा स्वास्थ्य है, क्वालिटी एजुकेशन है, लैंगिक समानता है, स्वच्छ जल की जो बात की गई थी, ये जो विभिन्न लक्ष्य थे, उन सभी लक्ष्यों में से 16 लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया था। अब देखिए इनमें से मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सभी राज्यों का जो प्रदर्शन है वो लैंगिक समानता और भूखमरी के लिए एक तरह से बहुत ही खराब रहा है। इन क्षेत्रों में भारत को राष्ट्रीय स्तर पर 100 में से 35 से लेकर 42 अंक की प्राप्त हुए। मतलब जो भूखमरी की अगर हम बात करें, भूखमरी का जो प्रदर्शन रहा है सभी राज्यों के लिए, वो 100 में से 35 अंक मिले हैं, जबकि लैंगिक समानता के लिए 100 में से 42 अंक जो है वो प्राप्त हुए हैं। फिर सभी 16 क्षेत्रों की अगर हम बात की जाए तो उसका जो एवरेज है, भारत को संयुक्त रूप से 60 अंक प्राप्त हुए हैं। और पिछले वर्ष जो है वो कितने अंक प्राप्त हुए थे 2018 में? 57।